नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त पीके अरोरा हाजिर है। आज जो हमारे मेहमान हमारे दरमियान हैं, हमारे मोहब्बत रेडियो स्टूडियो में एक ऐसी महान शख्सियत है, अगर मैं कहूँ कि भगवान ने उनको इतना कुछ दिया कि वो पूरे मुआशरे के लिए और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको संगीत का सुर का ज्ञान है, वो एक तोहफ़ा है भगवान की तरफ से, मेरे अल्लाह की तरफ से। और बड़े अच्छे बॉलीवुड सिंगर हैं वो। कैसे उनका सफ़र शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शंस उन्होंने फेस की, ये बड़े प्यार से और बड़े मीठे ढंग से हम उनसे निकलवाएंगे दोस्तों। मैं आपके साथ हूँ ना। तो दोस्तों, जो आज शख्सियत हमारे दरमियान हैं, हमारे मेहमान हमारे दरमियान हैं, वो हैं, आपको नाम बता दूं, मोहब्बत गीत माला में आप उनको अक्सर आप सुनते रहे हैं। वो हैं विनय कुमार जी, जो आजकल अमृतसर हैं। पहले वो मुंबई में थे और मोस्टली रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन रहते मोस्टली रिकॉर्डिंग के लिए मुंबई में ही हैं। विनय जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ मोहब्बत रेडियो की तरफ से, मेरी तरफ से और मेरे तमाम इन व्यूअर्स की तरफ से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप हमारे पास यहाँ पे आए, मोहब्बत रेडियो में आपने तशरीफ़ लेके आए हैं आप, तो आपके मुबारक कदम हमारे यहाँ पड़े। बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए ऐसी शख्सियत को हमारे दरमियान लेके आना। तो आज हम छोटी छोटी बातें, मेरे ख्याल में आपको यू विल लाइक इट टू शेयर इट विद माई व्यूअर्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ज़्यादा देर मैं आपके और व्यूअर्स के दरमियान में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं क्रिएट करूँगा। बातें तो बहुत है मेरे मन में करने के लिए आपके साथ, लेकिन ऐसे ही करेंगे हम छोटी छोटी बातें। तो विनय जी, वो कहते हैं कि जो पाक रूहें होती हैं, मैं ये मानता हूँ कि जो संगीत के साथ जुड़ी हुई रूहें हैं वो भगवान का उनको आशीर्वाद होता है। पाक रूहें होती हैं तो वो हमेशा कॉन्शियस स्टेज में ही होती हैं। इवन व्हेन दे गेट देयर बर्थ, वो तब भी कॉन्शियस होती हैं। तो आपने विनय जी इस धरती का वो कौन सा पाक टुकड़ा इसके लिए चूज़ किया जहाँ पे आपने बर्थ लिया, और कौन से माँ बाप, कौन सी माँ की गोद आपने डिटरमिन की कि मैंने यहाँ पे जन्म लेना है और ये होना है, ये आप बताएंगे हमें? हाँ जी। सबसे पहले तो मैं आपका और मोहब्बत रेडियो को थैंक्स करता हूँ कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया। हमारे ज़हे नसीब से। और मेरा जन्म, मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने उस धरती पे जन्म लिया है जो गुरुओं की धरती है, और ख़ास करके जहाँ रफ़ी साहब पैदा हुए। जी जी। तो रफ़ी साहब का भी गांव वही है, और मैं फिर यही दोहराना चाहता हूँ कि बड़ा ही खुशनसीब हूँ कि मेरा भी गांव वही है, तो जहाँ मैंने जन्म लिया। वाह वाह, क्या बात है। तो आपका जो जन्म स्थान है वो अमृतसर, श्री अमृतसर साहब में आपने जन्म लिया। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आपके जो संगीत में आप आए, मौसीकी में आप इस तरह से इस वक्त राइज़ कर रहे हैं, तो क्या आपके परिवार में ये आपको अपने परिवार से मिला या कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, वो आप बताएंगे? जी बिल्कुल। ये मेरे फैमिली में ही है म्यूज़िक। मेरे ताया जी क्लासिकल सिंगर थे जी। और मेरे ताया जी को भी सबसे पहले रफ़ी अवार्ड मिला था अमृतसर में। ये कब की बात है विनय जी? ये रफ़ी साहब की डेथ के 3 साल के बाद एक अमृतसर में शो करवाया गया था जी। तो वहाँ पे फर्स्ट जोन अवार्ड उनको मिला था। वेरी गुड। और मेरे ब्रदर श्री राजकुमार जी, वो भी क्लासिकल सिंगर है, और मेरा भतीजा दिपिन वो भी क्लासिकल सिंगर है जी। और मैं रफ़ी साहब को गाता हूँ। और वाह, क्या बात है। जी। आपकी गाने की जो फ़न है उसको तो हमारे सभी व्यूअर्स बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो आप शुरुआत आपकी कैसे हुई, किस उम्र में या किस मरहले पे ज़िंदगी पे आपने ये महसूस किया, आपने अपनी इस जो फ़न था गाने का, इसको पहचाना आपने, और कहाँ से आपको वो ब्रेक मिला इसमें आने का? सर वैसे तो गाने का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था। जी। मैं 2nd 3rd क्लास में था
जब मैंने हमारे स्कूल में एक सैटरडे को शो हुआ करता था, तो वहाँ पे मैंने एक गाना गाया था। तो वो मेरे टीचर्स ने सुना और धीरे धीरे वो फिर मुझे हर सैटरडे को उन्होंने बोला कि आप अब ये वाला गाना तैयार करो, अब वो करो। तो धीरे धीरे ऐसे मुझे वो और ज़्यादा शौक़ पैदा हो गया जी और बस वो फिर उसके बाद मेरा संगीत का जो है सफ़र जी। वहाँ से शुरू हुआ। वो कहते हैं कि इंसान को अपनी ज़िंदगी का और इश्क का जो पहला कदम है वो कभी भूलता नहीं, है ना। तो आपने ये जो पहला वो गाना आप कह रहे हैं कि आपने वो गाया जिससे आपके टीचर ने महसूस किया कि आप में एक फ़नकार है जिसको उन्होंने बुत तराशी उन्होंने करनी है, तो वो गाना आपको याद होगा, वो कौन सा जी गाना बिल्कुल, वो तो मैं कभी भूल नहीं सकता। तो थोड़ा सा आप गुनगुनाइए उसको, तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें। जी मैं कोशिश करता हूँ। जी वो गाना था महेंद्र कपूर साहब का, जी। ना मुँह छुपा के जियो और ना सर झुका। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही मोटिवेटिंग सॉन्ग ये रहा। तो आप थोड़ा गुनगुनाएंगे उसको, 2 लाइनें उसकी, मुखड़ा उसका। तो मैं कोशिश करता हूँ उसको गाने की। ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। बहुत खूब, बहुत खूब। और मुझे लगता है कि विनय जी आपने इस अपने पहले गीत को अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई किया है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी विनय जी को देखते हैं ही इज़ ऑलवेज विद ए स्माइल। इनके फेस का सिग्नेचर है वो, हमेशा इनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। इवन ये भी देखता हूँ कि जब भाभी जी के सामने आप होते हैं तब भी आपकी मुस्कुराहट ऐसी कायम रहती है। ये मैं बोलता ही नहीं सर। चलिए बहुत अच्छा है। तो विनय जी इसके बाद आपने वो कहते हैं कि चलिए आपका जो पहला टीचर रहा, जब पहली आपकी मोटिवेशन रही, ही वाज योर टीचर। मैंने ये भी देखा है कि क्लास में जो बच्चे अच्छा गाते हैं तो टीचर्स का मोस्टली ये ट्रेंड होता है कि उनको सबसे पहले नेशनल एंथम पे ले जाते हैं, है ना। कि आपके साथ भी ऐसा होता रहा? हाँ जी बिल्कुल सर, मैंने तो आपको बताया है कि वो 3rd 4th क्लास से ही मैं स्टार्ट हो गया था। वाह वाह। तो वो जब तक मैं नहीं होता था तो नेशनल एंथम नहीं होता था। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो आपकी देश के लिए भी, देश की पैट्रियोटिज्म के लिए भी आपकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन आप में थी, है ना। तो विनय जी एक बात मुझे बताइए कि ये आपका रूटीन चला स्कूल की लाइफ तक, तो उसके बाद आपने क्या क्लासिकल म्यूज़िक में या रेगुलरली कहीं सीखने की कोशिश की, या कहाँ से आप सीखे इसको, कहाँ से शुरू हुआ ये? सर जब मैंने बचपन से गाना स्टार्ट किया तो मेरे टीचर्स ने बोला कि आप इसको प्रॉपर सीखो म्यूज़िक को जी। तो तब मुझे पता नहीं होता था। वैसे मेरे ताया जी की एकेडमी थी जी। तो फिर मेरे पापा मुझे लेके गए जी। तो सबसे पहले जो मैंने क्लासिकल की ट्रेनिंग शुरू की वो अपने ब्रदर राजकुमार जी से मैंने सीखना शुरू किया। आप कितने भाई हैं? मैं अकेला ही हूँ, मेरे कज़न है राजकुमार जी। आपके फादर का नाम श्री सतपाल जी। सतपाल जी। जी जी जी। तो मेरे ताया जी श्री ओम प्रकाश जी। जी जी जी, बहुत खूब, बहुत खूब। तो आपके फादर की काफ़ी कंट्रीब्यूशन रही आपको इस आगे लाने के लिए? बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन रही है। जी जी। कि उन्होंने आज तक मुझे इस चीज़ के लिए रोका नहीं कभी भी। जी जी। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपके जो पहले टीचर रहे बाकायदगी से आपको सिखाने के लिए, वो आपके ताया जी थे? हाँ जी। और फिर आपके ब्रदर राजकुमार जी, उन्होंने आपको काफ़ी सपोर्ट किया इसमें। और आपके पेरेंट्स तो नेचुरली वो मोटिवेशन होते हैं, अगर वो हमें सपोर्ट नहीं करते तो मेरे ख्याल में आगे बढ़ना बहुत दोस्तों मुश्किल हो जाता है। तो लकी थे विनय जी इस मामले में। मैंने तभी कहा था कि इन्होंने अपनी चॉइस से ही फैमिली का किया होगा कि मैंने कहाँ पे बर्थ लेना है। तो ताया जी के पास आप कितनी देर सीखते रहे? मैंने उनसे 5 साल सीखा।
जी और प्रॉपर वहाँ पे मैंने विशारद की म्यूज़िक की। जी और उसके बाद फिर मैंने हमारे अमृतसर में मेरे गुरुजी हैं श्री रोहताश बाली जी, जी अब मैं उनसे ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो फिर उसके बाद 2001 में मैंने एक स्पीक मैके फाउंडेशन है उसको ज्वाइन किया। जी और उसमें मुझे हमारे इंडिया के जितने भी दिग्गज कलाकार हैं जी तो उनके साथ मुझे रहने का और उनसे संगीत सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिला। बहुत खूब, बहुत। विनय जी, मैंने ये भी सुना था कहीं कि आप जाते थे जब सीखने के लिए, तो कई बार ऐसा हुआ कि आप साइकिल पे भी जाते रहे हाँ जी, काफ़ी दूर तक। वो वाक़या आप सुनाएंगे कि कैसे क्या हुआ था? जी। कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे पापा का गैरेज था, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई थी कि काफ़ी नुकसान हुआ था। जी तो उन दिनों में मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, जी तो कन्वेंस उस वक्त कोई इतनी पापा देते नहीं थे क्योंकि मैं छोटा था। जी तो मैं उनसे ये नहीं कह रहा था कि मुझे पैसे दो, मैंने जलंधर जाना है, तो मेरा एग्ज़ाम है। तो तब मैंने साइकिल लिया था नया, तो मैंने फिर संडे को साइकिल पकड़ा सुबह 5 बजे जी और किसी को नहीं मैंने बताया। तो फिर मैं वहाँ पे 10 बजे पहुँचा, तो वहाँ जाके मैंने एग्ज़ाम दिया, जी तो मैं वापस आया। बहुत खूब, बहुत खूब, हाँ जी, बहुत खूब। तो ये होती है कि जब कोई डिटर्मिन कर लेता है कि मैंने अचीव करना है ना, जी, बिल्कुल। वो कहते हैं एस्पायर एंड अचीव, है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। कि वही जो एक शेर भी है विनय जी के, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो आप मेरे ख्याल में वैसी डिटर्मिनेशन लेके चले थे। तो फिर आपको पहली बार आपको कहाँ पे ये चांस मिला कि आपकी रिकॉर्डिंग या कोई वो हुआ शुरू? सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। जी और मैं जब भी मुझे छुट्टी होती थी जी तो मैं सारा दिन प्रैक्टिस करता था। और यहाँ तक कि जून जुलाई में मैं बिना पंखे के पंखा बंद करके, क्योंकि जब प्रैक्टिस करते तो वो उसकी हवा जाती थी, जी तो सारा दिन बैठ के, और जिस जगह में बैठ के प्रैक्टिस करता था वो मोस्टली सारी गीली हो जाती थी। वाह। हाँ जी। तो क्योंकि ये चीज़ें तभी मिलनी थी कि इससे मुझे गुजरना पड़ना था। हाँ, बिना सीखे तो वो चीज़ आ नहीं सकती। जी, मेहनत तो हर एक चीज़ मांगती है। तो कई लोग तो मुझे ऐसे घर आके बोलते थे कि इसने पागल हो जाना है संगीत के पीछे, लेकिन मैंने उनकी बात को इग्नोर किया। और मैं एक मेरी मंजिल थी कि मैंने बॉलीवुड में गाना है, तो उसके लिए मुझे ये प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत खूब, बहुत खूब। और एक्चुअली कुछ भी मिलता तभी है जब उसके लिए पागलपन आता है। अगर पागलपन नहीं आता तो वो उतनी शिद्दत से आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है विनय जी। तो विनय जी, कोई आपने जो सबसे पहले जो आपकी रिकॉर्डिंग मुझे पता चला, किसी से मैं बात कर रहा था, आपके बारे में कोई बता रहा था कि आपको जो पहली रिकॉर्डिंग आपकी आई वो भी अल्लाह ताला के नाम पे थी। कि आपको कुछ कुरान शरीफ साहब का कोई हिस्सा आयतें वगैरह गाने के लिए मिली। ये सही है? वो वाक़ा कैसे हुआ? हाउ इट हैपेंड? वो ऐसा था कि हमारे घर के बिल्कुल सामने मुस्लिम फैमिली रहती थी, तो मोस्टली मैं रियाज़ करता रहता था। तो वो कभी बातचीत इतना करते नहीं थे, लेकिन वो सुनते रहते थे। तो एक दिन वो मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा कि मुझे मास्टर जी बोलते थे वो, कि मास्टर जी हमने आपको मिलवाना किसी से, हमारे वो भाईजान हैं, वो शायर हैं, तो आप उनसे मिल सकते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप जब मर्ज़ी उनको ले आइए। तो उन्होंने कुछ मुझे रिक्वेस्ट की कि हमने आपसे ये लाइनें गवानी हैं, तो आप गा दीजिए। जी तो वो फिर मैंने उनको बताया कि उस वक्त ट्रैक्स नए स्टार्ट हुए थे। जी तो मैंने उनको कहा कि आप इन ट्रैक्स के ऊपर लिखिए, तो मैं वो रिकॉर्ड कर
तो जो मैंने उनको कन्वर्ट करके वो ट्रैक बनाए। जी। तो उसके बाद वो उन्होंने फिर जब वो सुना तो उनका काफ़ी अच्छा लगा। तो मुझे उन्होंने कहा कि हम इसको अजमेर लेके जाएंगे। अजमेर साहब से उन्होंने, तो वहाँ पे उनके जो मौलवी साहब हैं, तो हम पहले उनको सुनाएंगे कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई कुछ ऐसा गलत तो नहीं कुछ। उर्दू और फारसी थोड़ी टिपिकल लैंग्वेजेस हैं, तो तलफ़ुज़ के मामले में इन चीज़ों के ऊपर बड़ा ध्यान देते हैं। जी। तो जब वो वापस आए 1 हफ्ते के बाद, तो उनके हाथ में वो मिठाई का डिब्बा था, तो बड़े खुश थे वो। तो मैंने कहा कि आप वो लेके गए थे तो क्या, तो उन्होंने कहा वो इतना खुश हुए। तो सबसे पहले वो सुन के उन्होंने ये पूछा कि आपने ये जिससे रिकॉर्ड करवाया उन्होंने उर्दू कहाँ से सीखी। वाह, क्या बात है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने उर्दू सीखी है। मैंने कहा मैंने तो सिर्फ रफ़ी साहब से सीखी है। वाह वाह, क्या बात है। उनके सॉन्ग्स गा गा के मुझे इतनी वो प्रैक्टिस हो गई थी कि जब भी मैं कोई गाता था तो वो भगवान की तरफ से क्लियर ही होता था। जी। तो आपके संगीत में, आपके गाने में ये रफ़ी साहब के लिए दीवानगी कैसे पैदा हुई? सर, जब मैं अपने ताया जी की एकेडमी में जाता था तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी तस्वीर होती थी रफ़ी साहब की। जी। तो मैं उनसे पूछता था कि ये सिंगर्स जो है तो आप इनकी पिक्चर जो लगाइए किसी की लगाइए, तो तब इतना वो पता नहीं होता था। फिर वो धीरे धीरे मेरे ब्रदर राजकुमार जी वो उनके गाने काफ़ी गाते थे। जी। तो उनके वो स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगता था। फिर मैं धीरे धीरे रफ़ी साहब के सॉन्ग्स की कलेक्शन करनी स्टार्ट की। जी। और आज भी मेरे पास रफ़ी साहब के कैसेट्स में 2000 के आसपास सॉन्ग्स पड़े हुए हैं। वेरी गुड। जो मैं बचपन से मैंने वो कलेक्शन गाते रहे हैं, आप गाते रहे हैं। वाह जी। तो बस वहीं से मुझे वो रफ़ी साहब को गाने का शौक़ पैदा हुआ। और जब रफ़ी साहब के लाइफ हिस्ट्री के बारे में मैंने ऐसे सर्च करनी शुरू की, उस वक्त तो इंटरनेट वगैरह नहीं था। जी जी। तो उनके वो जो लाइफस्टाइल था वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। जी। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर उनके गाने भी गाते तो उनके जैसा हम थोड़ा सा कुछ बने। हाँ, बने भी। मैं तभी कहता हूँ कि आपका जो लगाव है, जो आपकी अटैचमेंट है, वो रफ़ी साहब की रूह के साथ है ना। उसी रूह को आप अपने में लेके आए हैं। तो एक बात मैं ये पूछना चाहूँगा विनय जी कि आपको फिर बॉलीवुड जाने के लिए कैसे चांस मिला यहाँ से, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे पाँव जमाना। तो हाउ यू डिड इट? सर, मेरे सिस्टर की मैरिज वहाँ पे हुई बॉम्बे में। जी। तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ है मिस्टर देवराज जी, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वहाँ पे। जी। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया। तो मैं वहाँ पे उस वक्त 1-2 महीना रहा, लेकिन मैं वहाँ पे बोर हो गया था कि मुझे कोई ऐसा कोई काम नहीं मिला था, ना वो मुझे सुन रहे थे अच्छे तरीके से। जी। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि मैं वापस जा रहा हूँ। जी। तो ऐसे फिर कोई वहाँ पे गेट टुगेदर एक चल रही थी, तो वो मुझे अपने साथ ले गए वहाँ पे। जी। तो सभी ने वहाँ पे मुझे बोला कि आप अमृतसर से हैं तो कुछ सुनाइए। तो मैंने रफ़ी साहब का फिर एक गाना सुनाया उनको, अब क्या मिसाल दूँ मैं तुम्हारे शबाब। वाह वाह वाह, क्या बात। तो वो मेरा गाना सुन के इतना हैरान हो गए। तो उन्होंने कहा कि हम तो ये समझते थे कि आप पंजाब से हैं तो पंजाबी गाते हो। अच्छा अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझे अपनी एक मूवी में गाने का मौका दिया। जी। तो बस वहीं से हमारा जो कारवां। लेकिन अभी थोड़ा सा आप अगर गुनगुनाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें। ज़रूर ज़रूर। अब क्या मिसाल दूँ मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गए है किरण माहताब की, अब क्या मिसाल दूँ। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। माँ सरस्वती का वास है आपके गले में। तो आप इसके बाद वो आपने वहाँ बॉलीवुड में ये जब लोगों ने ये सॉन्ग सुना तो आपको स्टेप मिल गया वहाँ पे
तो उसके बाद आपने आजकल आपका क्या चल रहा है? आपने, मैंने सुना है कि किसी बहुत अच्छे आर्टिस्ट के साथ आपकी कोई एल्बम भी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। किन के साथ है, बता देंगे हमें? हाँ, ज़रूर बताऊंगा सर। जी जी। साधना सरगम जी के साथ मेरे रफ़ी साहब के और लता जी के गाने जी, आ रहे हैं। बहुत खूब। तो और बस 3-4 मूवीज़ हैं, उनमें भी हम काम चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो वो अंडर एग्रीमेंट वो होने आप बाउंड हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल नाम तो नहीं बता पाएंगे हाँ उन जी, हाँ फिल्मों जी, के। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यही हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि बॉलीवुड की इतनी पिक्चर्स में, मूवीज़ में आप आगे आ रहे हैं गाने के लिए। तो अगर मैं ये कहूँ कि आने वाले वक्त के रफ़ी साहब हमारे दरमियान हैं आज, तो मेरे ख्याल में मैं गलत नहीं होऊंगा। तो आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? सर वैसे तो फेवरेट रफ़ी साहब के तो सारे ही हैं। तो जो आपके बिल्कुल मन को छू जाता है और जिसे बार बार आप गाना चाहते हैं? मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग एक मूवी आई थी प्यासा। जी तो उसके जो लिरिक्स हैं वो मेरे हिसाब से आजकल के दौर में ही वो सारा कुछ दर्शाते हैं। जी। तो वो मुझे गाना इतना अच्छा लगता है, वो बचपन से बड़ा अच्छा लगता है। जी। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जी, सच्चाई है वैसे ज़िंदगी की वो। जी जी। तो वो मुझे बड़ा अच्छा सॉन्ग लगता है। अच्छा अच्छा। एक सॉन्ग रफ़ी साहब ने गाया था फिल्म मुग़ल आज़म के लिए, हाँ जी, हाँ जी। और उसको बहुत कम मैंने सुना है कि कोई आर्टिस्ट उसको परफेक्ट ढंग से गा पाया हो। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जब मैंने आपसे वो गीत सुना एक बार, तो मुझे लगा कि आप काफ़ी रफ़ी साहब तक उनके नक्शे पाँव जाने में कामयाब रहे हैं। तो वो आप उस हद तक उसको कैसे निभा पाए? बड़ी मुश्किल था दोस्तों वो। अगर आप उसका ओरिजिनल ट्रैक सुनेंगे, यू आपको खुद महसूस होगा ये कि बहुत मुश्किल गीत था वो गाने के लिए। हाँ जी, तो आपने उसके लिए, आपने कैसे गा पाए आप उसको? सर ये वाला सॉन्ग मेरे लिए एक चैलेंज था। जी ये बॉम्बे में एक शो हुआ था, वहाँ पे बॉम्बे में तो काफ़ी अच्छे सिंगर्स हैं। तो वहाँ पे एक सिंगर्स थे और उनसे मैंने ये सॉन्ग सुना था। जी। तो साथ में उन्होंने जब ये गीत सुनाया तो उन्होंने ये भी बोला कि इस सॉन्ग को कोई गा नहीं सकता। तो मुझे इतना होगा कि रफ़ी साहब का ये गाना मैं क्यों नहीं गा सकता। जी। और वाकई ही में वो सॉन्ग इतना डिफ़िकल्ट था कि मैं उसको चाह के भी मैं गा नहीं पा रहा था। जी। उसकी मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की, कम से कम मुझे 6-7 महीने लगे उस सॉन्ग को गाने के लिए। और जब मैंने वो अमृतसर में परफॉर्म किया पहली बार, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरी ऑडियंस वो खड़ी हो गई थी जब वो सॉन्ग गाया। स्टैंडिंग ओवेशन लिया आपने। तो विनय जी, आगे आपका कोई और ज़िंदगी का ऐसा एहसास हो किसी का जिसमें आप समझते हैं कि बहुत हाथ रहा आपके करियर बनाने में, आपको इस हद तक लाने में? जी, सबसे बड़ा हाथ तो मेरे मदर का है जी, जिन्होंने आज तक वो मेरा मतलब साथ दे रहे हैं। जी। और एक्चुअली जब मैंने विशारद भी कर ली थी म्यूज़िक की, तो उन्होंने कभी मेरी तारीफ़ नहीं की थी। जी। हमेशा यही बोलते थे कि तेरा आवाज़ ठीक नहीं है। तो मैंने बड़ा मुझे फ़ील होना कि मेरे यार दोस्त आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, तो मेरे मदर उनकी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, मेरी क्यों नहीं करते। जी। तो मैंने प्रैक्टिस अपनी डबल कर देनी। जी। तो वो मुझे बड़ा फील होता कि मेरे मदर होके मेरी तारीफ़ नहीं करती। तो लेकिन उसमें पॉइंट ये था कि मेरी प्रैक्टिस कम थी। और जब उन्होंने मुझे बोला कि अब तू ठीक गा रहा है, उस दिन से मैंने समझा कि मैं सिंगर बन गया। वाह वाह। तो उनका बहुत बड़ा मेरे जीवन में हाथ है। माँओं का वैसे ही होता है, लेकिन संगीत के कैरियर में उनका काफ़ी सपोर्ट मिली। दो औरतें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि किसी इंसान की ज़िंदगी क्या बनती है, क्या मोड़ लेती है, कहाँ तक वो पहुँचता है, उनका बहुत अहम रोल रहता है। सबसे पहला, जैसा आपने कहा कि माँ, नो डाउट उसकी लोरी से शुरू हो जाता है। लोरी क्या, मैं उससे भी पीछे जाता हूँ। जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो उसकी जो धड़कन है वो माँ की धड़कन से उसकी धड़कन जो है
वो वहीं से चलती है ना। और उसके बाद एक औरत और जो दिल की धड़कन बनती है, आपके दिल की धड़कन भी है, आपके जो हयाते शरीक हयात हैं, है ना, आपकी वाइफ, तो उनका कैसा रोल रहा? क्योंकि अगर होता है कि अगर वाइफ उसको लाइक नहीं करते या उनकी तरफ से रिस्पांस नहीं मिलता तो इंसान को कई बार मैंने देखा है कि प्रॉब्लम्स आती हैं, या उनकी वजह से ही वो फनकार बन जाते हैं कि वो नहीं पसंद करते, है ना। तो पॉजिटिव वे में भी नेगेटिव वे में भी, तो आपको उनसे कैसा रिस्पांस, खुल के बता पाएंगे ना आप? हाँ, उनसे कैसा रिस्पांस मिला? और ये बड़ा अजीब सा सवाल है वैसे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, अच्छा नहीं लगा आपको क्या? बहुत अच्छा लगा, और मैं वेट कर रहा था कि आप ये सवाल मुझसे पूछें। मेरी वाइफ ने आज तक, आज की तारीख तक मेरा इतना साथ दिया है कि मैं कभी भुला भी नहीं पाता। वाह कि उसने ना मुझसे कभी पूछा कि आप शो करने जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ चलूँगी, लेकिन मैं उसको हमेशा अपने साथ रखता हूँ। और कभी भी उसने मेरी प्रैक्टिस के ऊपर और ये नहीं बोला कि आप बंद करो, मेरा साथ चलो। जब भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ कभी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया उसने, और मुझे वो खुद बताती है कि आपका ये वाला सॉन्ग अच्छा है, आप इसको और इम्प्रूव कीजिए। वो मेरा साथ देती है, और जब मैं 3 साढ़े 3 बजे उठता हूँ तो प्रॉपर वो मेरी प्रैक्टिस का सारा इंतज़ाम करके वो। वाह, बहुत खूब। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भाभी जी को कि उनकी वजह से ऐसे विनय कुमार जी हमें मिले हुए हैं। तो विनय जी, इस वक्त आप जो आपका, देखिए ऐसा होता है, शौक़ अपनी जगह होता है, लेकिन रोज़ी रोटी अपनी जगह होती है ना, प्रोफेशन है, बिजनेस है, जॉब है, तो वो आप आजकल कहाँ पे क्या कर रहे हैं? सर मैं अमृतसर में एक हमारा बड़ा अच्छा स्कूल है, कैम्ब्रिज जूनियर स्कूल जी, वहाँ पे एज ए म्यूज़िक टीचर वहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ जी। और ख़ास बात ये है कि सभी मैनेजमेंट, हमारे प्रिंसिपल रीना कुंद्रा जी, डायरेक्टर श्वेता अग्रवाल जी, विनीत अग्रवाल जी, वो मेरा बड़ा साथ देते हैं। जब भी मुझे कभी बाहर जाना होता है तो वो मुझे हमेशा परमिशन देते हैं जी, और मैं उनको थैंक्स करना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, नहीं बहुत अच्छा। हम भी मोहब्बत रेडियो की तरफ से इन सब लोगों का थैंक्स करते हैं कि आप लोगों की वजह से विनय जी इस मुकाम पे हमारे दरमियान हैं और हमें इनके इतने अच्छे अच्छे गीत सुनने को मिलते रहते हैं। तो ऐसे ही इनके साथ जुड़े रहिएगा। तो एक बात और कि जो आजकल लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, इस लाइन में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छे सिंगर्स बनने के लिए, अच्छे गायक बनने के लिए क्या करें कि जो गायकी है उनके गले से नहीं, उनकी अंदर से वो आवाज़ें, उनकी अंदर से वो गीत आएँ, तो उसके लिए आप कुछ क्या कहना चाहेंगे हमें? सर ऐसा है कि आजकल जो सिस्टम चला हुआ है ट्रैक्स का, जी, क्या रोके जी, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि गाना ठीक है लेकिन उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। ट्रैक का मतलब ये नहीं है कि हमने कॉपी पेस्ट किया, गाना सुना और गा दिया। जी, जी, लेकिन वो जो एक रूह के साथ गाना है, एक प्रॉपर वे से गाना है, तो आपको सीखना ज़रूरी है। जी, आप किसी अच्छे गुरुजी से संगीत की शिक्षा लें, जी, तभी वो आप ट्रैक के ऊपर गा सकते हैं। जी, और संगीत सीखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपके अंदर से वो संगीत निकलेगा। जी, बिल्कुल सही है। तो रियाज मैंने देखा है आजकल के जो नौजवान हैं, आजकल के यूथ है कि एकदम से कोई सॉन्ग लिया, पकड़ा और उसको गा लिया, है ना। तो रियाज की आप क्या अहमियत समझते हैं संगीत में? सर रियाज की तो अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। जी, ठीक है ना। सबसे पहले तो सीखना, रियाज करना सीखना, तो वो आपको गुरु के बिना नहीं आएगा। जी, ठीक है जी, और दूसरी, आजकल तो वो बात ही ख़त्म हो गई कि पुराने ज़माने में जैसे 10-10 घंटे रियाज करते थे, जी, वो आजकल के बच्चों में वो चीज़ नहीं रही। नहीं है। अगर कोई आधा घंटा प्रैक्टिस कर भी लेता है
तो वो अपने आप को समझता है कि हमने बहुत वो कर लिया, रियाज कर लिया हमने। और दूसरी बात ये कि आजकल जैसे हम स्टूडियोज में देखते हैं कि गाना रिकॉर्ड कर लेते हैं, अगर उनका कोई सुर इधर उधर होता भी है तो वो सॉफ्टवेयर से वो ठीक कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है जी। जैसे आपने संगीत सीखा तो प्रॉपर वे से रियाज करना सीखिए, तभी वो आपको टेक्निक्स आएंगी और डिफरेंट वे से कैसे गाना है। एक कॉपी पेस्ट करके गाना और एक अपने खुद क्रिएशन गाने में भी करनी है, जी, वो जी, आपको बिना संगीत सीखे नहीं आ सकते। जी जी जी, बहुत खूब। तो और कोई वाक़ा ज़िंदगी का आप बताना चाहें जिसने आपकी ज़िंदगी को टिल्ट किया या आपने बहुत अच्छा महसूस किया? सर मैं एक आपको बताता हूँ वाक़या कि एक बार 2001 में एक रफ़ी नाइट हुई थी। जी। तो रफ़ी साहब के गाने तो मुझे वैसे ही अच्छे लगते थे जी। तो मेरा बड़ा मन करता था कि मैं भी किसी अच्छे शो में गाऊं। जी। वैसे तो मैं गाता था जी। लेकिन किसी बड़ी नाइट में जहाँ पर रफ़ी नाइट होती थी तो बड़ा शौक़ था मुझे जी। गाने का। तो वो वहाँ पे मैंने सिफारिश वगैरह डलवा के चांस लिया। जी। तो जब मैंने वहाँ पे गाना स्टार्ट किया तो वहाँ से मुझे एक आदमी ने नीचे उतार दिया स्टेज से। माय गॉड। ओके। कि जाओ पहले आप सीख के आओ। जी। तो उस वक्त तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुए होंगे आप, हर्ट हुए होंगे। लेकिन मैंने उनको कुछ कहा नहीं, तो मैंने बस अपने मन में यही रखा कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे में कोई कमी हो। जी। तो फिर मैंने अपना जो रियाज वहाँ से प्रॉपर स्टार्ट किया। जी। कि जैसे एक वाकई में रियाज करते हैं। फिर मैंने ना टाइम देखा, अगर मुझे कोई 10 घंटे भी बोलता तो मैं 10 घंटे भी रियाज कर लेता था। तो फिर मैंने अपना 2060 में अपनी एक सोसाइटी बनाई, सवरांजलि म्यूज़िकल वेलफेयर सोसाइटी, और अपना एक शो किया जिसका मैंने टाइटल रखा था रोशन तुम्हीं से दुनिया। और उसी इंसान को मैंने वहाँ पे स्पेशल गेस्ट बुलाया और मैंने अपने हाथों से उसको रफ़ी अवार्ड दिया था। क्या बात, और क्या मैंने बात। ये स्टेज पे बोला भी था जी। लेकिन उनका नाम नहीं मैंने अनाउंस किया। तो मैंने बताया था पब्लिक को जी। कि इसी स्टेज पे मुझे एक बार नीचे उतारा गया था। वाह। तो देखिए कितनी अच्छी दोस्तों ये सीखने की चीज़ है कि अगर मन में कुछ किसी ने कुछ नेगेटिव भी दिया तो उस कांटों को मत देखो, उसको फूल कैसे देना है, ये ज़िंदगी में सीखने की चीज़ है दोस्तों। और विनय जी बहुत अच्छी इसकी एग्जाम्पल है। तो विनय जी बड़ा अच्छा लगा मुझे, आप हमारे पास इतनी छोटी बातें हमारे साथ शेयर की, अपनी ज़िंदगी की, अपने सफ़र की। और दोस्तों ये नसीहत है आप सबके लिए कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत के सिवा कोई सब्स्टिट्यूट आपके पास नहीं है। अपना टारगेट फिक्स करिए, उसको कंसंट्रेट करिए, गुरु के पांव लग जाइए और फिर अपने टारगेट की सिर्फ जैसे वो अर्जुन की कहानी होती है कि चिड़िया पे उसकी निगाह कभी नहीं थी, उसको सिर्फ एक चीज़ दिखाई देती थी, वो थी चिड़िया की आँख, और वही उसकी प्रैक्टिस थी। तो वही मुझे लगता है कि संदेश हम आज विनय जी से ले रहे हैं। तो और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाला वक्त वो होगा कि जब कोई भी मूवी आएगी तो हमें विनय जी के गीत उसमें हम सुनते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे। विनय जी मेरी तरफ से, मोहब्बत रेडियो की तरफ से और तमाम देखने वाले की तरफ से हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपको कि आप हमारे इस स्टूडियो में आए, और ये भी उम्मीद करता हूं कि उस वक्त भी जब आप आसमान की ऊंचाइयों पे होंगे तो फिर हम दोनों ऐसे ही मिलेंगे, मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी, थैंक यू, थैंक यू। Mohabbat Radio.